जिंदगी का नाम ही चलते जाना है, हर पग पर होगी मंजिल हासिल, हर पग पर तेरा ठिकाना है। थक कर न हार जाना ऐ मुसाफिर, दुनिया में आए हो तो हर काफिले पर अपना नाम कर जाना है। नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बहुत कम लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो अपनी सेवा भाव और अच्छे आचरण की वजह से दूसरे के दिलों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। इन लोगों की दृढ़ शक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये कभी भी थक कर हार नहीं मानते, चाहे उम्र के कोई भी पड़ाव में हो। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक जानी मानी हस्ती को हमने आमंत्रित किया है, जो सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी आज भी लोगों के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, रिटायर्ड डॉक्टर शिव शंकर सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। वैसे तो डॉक्टर होने के नाते समय समय पर हम कार्यक्रमों के माध्यम से रोगों के अलग अलग विषयों में आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे आपके बारे में, आपकी जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है और आपकी प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरा जन्म यहीं पोर्ट ब्लेयर में हुआ। मेरे माता पिता यूपी के थे, पिताजी अयोध्या और माता जो थी वो मैनपुरी यूपी के थे। मेरे 4 बहनें और एक बड़ा भाई था, उसकी डेथ हो चुकी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मिडिल स्कूल तक हैडो हिंदी मीडियम स्कूल में हुई जी। उसके बाद फिर 9th, 10th, 11th मैंने बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया। तो जैसे कि बचपन में हमसे पूछा जाता है कि आगे चलकर आपको क्या बनना है, तो हम डॉक्टर या इंजीनियर कहते हैं। तो वैसे ही आपने भी क्या सोच रखा था कि आपको आगे चलकर डॉक्टर बनना है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ऐसा नहीं, शुरू में मैं अपने टीचर से बहुत प्रभावित था। अच्छा। जी हाँ, हैडो स्कूल में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। बिल्कुल। बनर्जी मैडम, नायर मैडम, जॉली मैडम और सुशीला मैडम, और एक मैथ्स के टीचर थे हमारे केशवराम सर। बहुत ही अच्छे टीचर्स थे और उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं सोचता था कि आगे चल के मैं भी इनकी तरह बनूंगा। अच्छा। टीचर बनना चाहता था। फिर 7th में हमारी एक सोशल की टीचर आई, जिनके हस्बैंड डॉक्टर थे। तो वो टीचर को ड्रॉप करने और पिकअप करने आते थे। तो मैंने देखा जब भी वो पिकअप करने आते थे तो स्कूल के जो टीचर्स या कुछ बच्चे जिनको प्रॉब्लम होता था, टीचर्स डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहती थी। अच्छा। वो उनका वेट करते थे और जब भी वो आते थे फिर उनको दिखाते थे, मिलते हाँ। थे, और वो बहुत ही पेशेंस के साथ बैठकर सबको चेक करते थे और एडवाइस देते थे, प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे। एक तो वो इंसिडेंट था, और दूसरा मेरे बड़े ब्रदर एक बार बीमार पड़े। अच्छा। उनको टाइफाइड हो गया था, तो वो जीवीपन था, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो उस समय टाइफाइड का ट्रीटमेंट बड़ा लंबा चलता था और करीब 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट करके रखते थे। तो मैं उनसे मिलने जाता था। तो उस समय मैंने देखा कि उस दौरान कई सीरियस पेशेंट एडमिट होते थे। अच्छा। और ऐसे लगता था कि शायद ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाते थे और एकदम फिट होकर घर जाते थे, घर लौटते थे। तो उस समय मुझे लगा कि भाई एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी की जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। कहते हैं ना, तो डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो ऐसे स्कूल स्टूडेंट मैंने वो देखा, अपनी आंखों से देखा। तो उस समय फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, और इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान था। मैं क्योंकि पढ़ने में अच्छा था, सबने मुझे पहले से उस समय से ये बोलना शुरू किया, भाई आप डॉक्टर ही बनो और इसी लाइन के लिए आप तैयारी करो। तो बात करें उस दौर की, आपके ज़माने की दौर की, तो आपके सपने को पूरा करने के लिए, जैसे कि आपने कहा आपको डॉक्टर बनना था, तो आपको किसी तरह की कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्या? वैसे देखा जाए तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ के गए थे। अच्छा, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी, जी, जैसे कि आपने बताया। हाँ, और 11th तक हिंदी मीडियम ही था। अच्छा। जी हाँ, तो 11th तक हिंदी मीडियम में हम पढ़ के गए, और फिर जब MBBS का एडमिशन मिला हमें, वो जिपमर में मिला, पांडिचेरी।
और जिपमर आप जानती होगी कि वन ऑफ द बेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल। और वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छा। टॉपर आते हैं अपने अपने स्कूल के, तो उनके साथ हमें अपने आप को एडजस्ट करना था। सबसे बड़ा चैलेंजिंग शुरू में लगा मीडियम का, इंग्लिश का, तो हमें ये लगा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर ये लगा कि भाई कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो है नहीं, और जो सब्जेक्ट हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, बस डिफरेंस यही है कि ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो हमें और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे साथ मेरे जो कोलीग थे, मेरे जो बैचमेट थे, डॉक्टर शंभू शाह, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो रिटायर हो चुके हैं, वो बंगला मीडियम से गए थे, तो हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमने सोचा कि इस चैलेंज को हम हमने एक्सेप्ट किया, खूब मेहनत की, और 3 से 6 महीने लगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम बस जैसे दूसरे स्टूडेंट्स का जैसे होता था, जैसे उनके साथ घुल मिल गए, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसके बाद तो फिर आगे का सफ़र काफ़ी इजी हो गया। तो जैसे कि आप पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में गए, आपने जैसे कि बताया, तो वहाँ जाकर ऐसी कोई घटना घटी जिससे कि आपको एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे कर दिखाना है, मुझे अब करना ही है, वापस तो मैं नहीं जा सकता? जी हाँ, शुरू में तो ऐसे लगा जी। शुरू में ये हुआ कि भाई हम नए गए थे, कुछ दिन लेट भी हुआ था। हाँ। और जो वहाँ पे टेस्ट बहुत हुआ करते थे। अच्छा। शुरू के जो क्लास टेस्ट हुए उसमें हम लोग फेल हो गए। बिल्कुल। तो हमारा जो रूममेट था वो 3rd ईयर के थे, और वो अपने क्लास का टॉपर था। जब उसने देखा कि उसे पता चला कि अब फेल हो गए, मैं था, मेरे साथ और जो अंडमान से गए थे, मेरे जो फ्रेंड थे, दूसरे फ्रेंड्स जो थे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थे, तो उनको बड़ा ताज्जुब लगा, और जब उनको लगा तो उनको भी बहुत फील हुआ, तो वो हमारे लिए बहुत बुरा फील कर रहे थे। तब हमें लगा कि भाई क्लास टेस्ट को भी हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वहाँ का माहौल ऐसा था कि सब उसको सीरियसली लेते थे, इवन छोटे छोटे क्लास टेस्ट को भी सीरियसली लेते थे, हालांकि उसका मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ता था। तब हमें लगा कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि भाई हम अंडमान से ही सही, हम गवर्नमेंट नॉमिनी ही सही जी, लेकिन हम में भी दम है। तो बस मेहनत की जरूरत थी, मेहनत करने लगे, और उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सफल होते चले गए। आगे का पड़ाव बहुत इजी था। तो डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहला आपका पोस्टिंग कहाँ रहा? MBBS करने के बाद यहाँ पर जब मैं ड्यूटी ज्वाइन किया तो 15 दिन के लिए मैं जीवी पंत में था। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग निकोबार हो गई, वहाँ 8 महीने था, और वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ ननकौरी, जहाँ पे 1 साल 8 महीने था। अच्छा। जी हाँ, और उसके बाद फिर जीवी पंत में आया, और फिर उसके बाद 5 साल सर्विस करने के बाद मैं MD करने गया था। जी, तो आपकी पोस्टिंग ननकौरी के अलावा और कहीं दूसरे आउट स्टेशन पर नहीं हुई? MD करने के बाद मेरी पोस्टिंग फिर मायाबंदर में हुई 2 महीने के लिए, और वैसे जब MBBS मतलब मेडिकल ऑफिसर में काम कर रहा था तो ड्यूटी कम टूर में कई आइलैंड्स में मुझे जाना पड़ा था, जैसे रंगत गया था, कदमतला में मेरी पोस्टिंग हुई थी, और जब MD करके आया तो उसके बाद तो कई जगह मुझे कैंप के लिए जाना पड़ा, तो ऑलमोस्ट हर PSC और CSC में मैं जा चुका। तो आपकी पोस्टिंग जब ननकौरी में हुई तो उस दौर में आपकी जो डॉक्टर की जर्नी थी वो कैसी रही, क्योंकि पहली बार आप डॉक्टर के तौर पे वहाँ गए थे? वो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि जब मैं निकोबार में था उस समय तो 2 सीनियर डॉक्टर थे, तो डॉक्टर काफी कम हुआ करते थे हाँ, उसमें बहुत कम हुआ करते थे। उस समय निकोबार में सिर्फ 3 ही डॉक्टर थे। अच्छा। डॉक्टर सदाशिव आप जानती होगी, जी, जी। वो सर्जन थे, उनकी वाइफ थी, और फिर मैं, और 120 बेडेड हॉस्पिटल था, OPD पेशेंट्स भी काफ़ी आते थे, काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन काफ़ी सीखने को भी मिला। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जब ननकौरी में हुई तो वहाँ पे मैं अकेला डॉक्टर था। अच्छा। 42 बेड्स का हॉस्पिटल था वो, और मेडिकल ऑफिसर एक ही था, और मेरी नई पोस्टिंग थी, और साथ में DDO पावर भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ता था, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था। शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे फिर मतलब कॉन्फिडेंस आया, और फिर वहाँ पे काम स्मूथली हुआ। जी, तो आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर होने के नाते आप काफ़ी सफल हैं,
आपका अच्छा नाम है, लोग आपको पसंद करते हैं। तो आज के दौर की अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर के अंदर वो कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जो लोग चाहते हैं? देखिए, मैं सफल हूँ कि नहीं ये तो आप बताएंगे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताएंगे, लोग बहुत मेरे चाहते पेशेंट हैं, पसंद बताएंगे। करते हैं। जी जी हाँ। तो डॉक्टर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर पेशेंट के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। जी उसे हर पेशेंट को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जब जैसे वो अपने किसी रिलेटिव को, अगर उसका रिलेटिव उस पोजीशन में हो तो उसको वो कैसे ट्रीट करे, वो मान के चलना चाहिए। पेशेंट के लिए पूरा समय देना चाहिए। मैंने कई बार ये देखा कि पेशेंट बहुत कुछ बोलना चाहता है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, या डॉक्टर बिजी रहते हैं, या टाइम होते हुए भी हम उतना टाइम उनको दे नहीं पाते। तो पेशेंट को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, और पेशेंट के साथ एक अपनापन, एक बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम पेशेंट को अप्रोच करें, आई टू आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनकी बात ध्यान से सुने, उनकी तकलीफ को सुने, और उनको टच जरूर करें। कुछ ना हो, एक कंधे पर अगर हमने एक हाथ भी रख दिया, आधी बीमारी तो उससे ही दूर हो जाती है। बहुत मैटर करता है जी। और पेशेंट का हिस्ट्री डिटेल में लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको एग्जामिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे आ सकेंगे। और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो उसके मन में ये रहे कि भाई डॉक्टर ने मेरी तकलीफ को पूरी तरह सुना और ही इज कंसर्न्ड अबाउट मी। उसने हमें अच्छे से एग्जामिन किया। हाँ। और उसको हमारे ऊपर, पेशेंट को हमारे ऊपर, पेशेंट का कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारे ऊपर, तभी जो दवा होगी वो भी काम करेगी। जी। तो पेशेंट के लिए एम्पैथी होना जरूरी है, पेशेंट को टाइम देना जरूरी है, और जितना हो सके पेशेंट का भला करने के, क्योंकि उसका एक विश्वास बन जाता है। और साथ ही साथ जब वो दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, तो वो उससे तो कम मुझे लगता है ठीक होता है, आधा वो अपने जो व्हील पावर है उससे ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये तो सबके साथ ही है। जैसे मैं भी अगर बीमार होता हूँ, या अगर आप भी बीमार होते हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये सोच कर जाते हैं कि डॉक्टर आपकी तकलीफ को सुने, डॉक्टर आपको प्रॉपरली एग्जामिन करे, और तभी आपको डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। और फिर जब वो दवा लिखता है तो आपको ये लगता है कि भाई डॉक्टर ने जो मेरे लिए किया है बिल्कुल सही किया है, और मैं अगर ये दवा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है। वरना अगर डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता पेशेंट का, तो दवा चाहे आप कितना भी खा ले, हो सकता है वो आराम हो रहा होगा, लेकिन उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। डॉक्टर शिवशंकर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी प्राथमिक शिक्षा जो है हिंदी मीडियम से हुई, तो बहुत लोगों का ऐसा मिथ है ना कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं आगे जाकर वो बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच पाते, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते। तो ऐसे में उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या कहना रहेगा? ये एकदम गलत सोच है, और ये सोच मेरे दिमाग में भी आ गई थी जब मैं 8th पास किया था हेड स्कूल से। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने एडवाइस किया, कुछ रिश्तेदारों ने ये एडवाइस किया कि भाई तुम आगे चलकर MBBS करने जाओगे तो वहाँ पे तो सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी, इंग्लिश मीडियम में होगी। यहाँ तुम हिंदी मीडियम से अगर पढ़ के जाओगे तो तुम्हें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो मैं भी कन्विंस हो गया था, मुझे भी लगा कि मुझे भाई 9th 10th 11th इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए। हाँ। तो मैं अपने पेरेंट्स पे पूरा दबाव डाला और मैं कन्विंस किया। अच्छा। तो फिर पेरेंट्स ने भी कहा कि ठीक है भाई कोशिश करते हैं। तो उस समय 2 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे, एक तो कार्मल स्कूल और दूसरा सेंट्रल स्कूल, जहाँ पर अभी मॉडल स्कूल है, नंबर 1 जिसे कहा जाता है, वहाँ पे सेंट्रल स्कूल हुआ करता था। तो कार्मल स्कूल में उसी समय 9th क्लास स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ सेंट्रल स्कूल का रह गया था। तो वहाँ काफ़ी कोशिश की गई। तो वहाँ प्रिंसिपल इस शर्त पे एग्री हुई कि भाई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर मैं पास हो जाता हूँ तब मुझे 8th में ही एडमिशन देंगे, मतलब 9th में नहीं, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ, 1 साल। उसके लिए भी मैं तैयार हो गया था। अच्छा। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। एक दिन मैंने क्लास अटेंड किया सुबह से शाम तक, और मैंने देखा कि जो सब्जेक्ट्स मैंने हिंदी मीडियम में अच्छे मार्क्स से पास करके आया हूँ, वही फर्क इतना है कि वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बात
मुझे जमी नहीं। अच्छा। और दूसरे दिन मैंने बॉयज स्कूल का रास्ता नाप लिया। बॉयज स्कूल में पहले से ही एडमिशन ले रखा था मैंने, और अब मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही सही डिसीजन था मेरा, बिल्कुल, क्योंकि एक साल बहुत मायने रखते हैं लाइफ में। बिल्कुल, जी, अगर जी। एक साल वो मेरा चला गया होता तो हो सकता मुझे एमबीबीएस सीट नहीं मिलती, या मतलब वो कॉलेज नहीं मिलता जो जितना जैसा कॉलेज नहीं मिलता, या आगे चल के भी प्रॉब्लम होता, सर्विस में मैं जूनियर हो जाता। ये सारे फैक्टर्स थे। तो जब मैं हिंदी मीडियम से करके गया तो मैंने जैसे बताया कि शुरू में हमें लगा कि शायद ये मुश्किल होगा, टफ होगा। हाँ। लेकिन बस मेहनत के आगे तो सब कुछ नामुमकिन है। नामुमकिन, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो हमने 3 से 6 महीने हमने मेहनत किया, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपने देखा सर्विस ज्वाइन किया मैंने, फिर उसके बाद मतलब मैंने कई जैसे CMEs वगैरह में मैं टॉक देता था, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने जाता था मेलैंड में। मेरे दूसरे कोलीग्स मिलते थे, उनके साथ डिस्कशन वगैरह होता था। यहाँ पे कई डॉक्टर्स को मैंने ट्रेन किया, तो कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं। तो ये ख्याल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस कर सकता है, या मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, अंग्रेजी तो हमारे देश में अंग्रेजों ने लाई, उसके पहले तो हमारे यहाँ पे हिंदी थी, और संस्कृत थी, पढ़ाया जाता था। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो मुझको लगता है ये सारे जो हमारे कोर्सेस होते हैं, जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, वो सब हिंदी में होते या संस्कृत में होते जी। अब चाइना का देख लीजिए, रशिया का देख लीजिए, वो सब अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो इसलिए ये सोच तो गलत है। हाँ, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा बन गया है कि इंग्लिश मेन मीडियम ऑफ टीचिंग बन गया है हायर इंस्टीट्यूट में, तो उसका नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए हमारे स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। लेकिन ये सोचना गलत है कि अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा कोई है तो वो MBBS में उसको नहीं कर पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, दूसरी हायर स्टडीज नहीं कर पाएगा। एकदम गलत है, और एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल। और ऐसे में बच्चे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल हिम्मत और पेरेंट्स का भी मुझे लगता है काफी सपोर्ट होना चाहिए ऐसे में। तो अगर चलते चलते बात करें हमारी टीचर्स की, गुरुओं की, उनका क्या अहम भूमिका होता है एक बच्चे को आगे बढ़ाने में? टीचर्स का बहुत बड़ी भूमिका होती है, और अगर अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं लाइफ में तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी दिशा दे सकते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे हैडो स्कूल में अच्छे टीचर्स मिले, जिनका मैंने नाम बताया जी। इसी तरह बॉयज स्कूल में मेरे टीचर्स थे, श्यामरती सिंह बायोलॉजी के टीचर्स थे, विनोद शर्मा केमिस्ट्री के टीचर्स थे, फिजिक्स के मुश्ताक मोहम्मद, हिंदी के AP सिंह, और इंग्लिश के TD खान सर। बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, बहुत मेहनत करते थे बच्चों पे, और उस समय तो ट्यूशन का कोई सिस्टम ही नहीं था। हाँ। हम जब चाहे टीचर्स के घर जा सकते अच्छा। थे, और वो बहुत खुश होकर हमें पढ़ाते थे। कई बार टीचर्स हमारे घर भी विजिट करते थे। अच्छा, डाउट्स को क्लियर करने के लिए। एक बहुत ही अलग तरह का उस समय टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग थी। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे लगता है कि अगर आज मैं कुछ हासिल कर सका हूँ तो उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। ये तो बिल्कुल ही सही बात कही आपने। तो अब जानना चाहेंगे कि आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपकी दिनचर्या कैसी होती है अभी? मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ने की आदत है, रीडिंग की। जी हाँ। अच्छा। डेली मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ता हूँ। अच्छा। सुबह न्यूज़ देखता हूँ, फिर हल्की एक्सरसाइज करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और उसके बाद फिर 8 बजे निकल जाता हूँ काम पे। फिर लौट के आता हूँ, लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर इवनिंग में 1 घंटा मैं वॉक करता हूँ, और फिर उसके बाद शाम को फिर सोशल विजिट वगैरह कहीं अगर जाना हो या इधर उधर तो वो सब होता है। और फिर रात को 8 बजे डिनर करता हूँ, 9:30 को सो जाता हूँ। जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपना टाइम को बहुत मेंटेन करते हैं, डाइट को बहुत मेंटेन करते हैं। जी हाँ, वो ज़रूरी है, क्योंकि इन ऑर्डर टू हम अच्छी तरह अपनी सर्विस दे सकें लोगों को। हाँ। उसके लिए ये जरूरी है कि हम खुद स्वस्थ रहे, खुद स्वस्थ रहे। और अगर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई
आप कम खाना खाओ, हाँ। आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, समय से खाना खाओ। हाँ, समय से खाना खाओ, समय से, मतलब अगर ये सब एडवाइस हम पेशेंट को देते हैं और अगर हम वो फॉलो नहीं करते तो पेशेंट उसको सीरियसली उतना लेगा नहीं लेगा। तो इसलिए जो एडवाइस हम आपको एक पेशेंट को मिसाल देते बनना हैं जरूरी है। खुद हमें अपने ऊपर भी वो अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ मेरा एक अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आप तो रिटायर हो चुके हैं, तो सेवानिवृत्त होने के बावजूद आप आज भी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या खास कारण है? देखिए, डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस से तो रिटायर हो सकता है, लेकिन वैसे सर्विस से रिटायर कभी नहीं होता। जब तक हम सेवा कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं। हमने इतने साल की सर्विस, हमारी ट्रेनिंग के समय हमने कुछ स्किल एक्वायर किया था, कुछ नॉलेज एक्वायर किया, और फिर सर्विस के दौरान हमने स्किल और नॉलेज एक्वायर किया, उसका फ़ायदा पेशेंट को मिलते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि मेरे जो दूसरे डॉक्टर कोलीग्स के लिए भी ये मैसेज है, जब तक आप काम कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो सेवानिवृत्त होने से तो वो तो हम गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं, लेकिन डॉक्टर वैसे तो कभी रिटायर होता नहीं है। और मैं बताऊं, कई ऐसे फिजिशियंस हैं जी, जो 80-85 ईयर्स की एज तक प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर सनमुगम है, उनकी एज भी 84-85 ईयर्स की करीब हो रही होगी। वो अभी भी वो बच्चों को देखते हैं और आप मानेंगे नहीं कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो उनकी दवा से ही ठीक होते हैं। हाँ। और इसी तरह एक बार एक फिजिशियन यहाँ पर आए थे, उनका कैंप लगाया गया था। अच्छा। उनकी एज 85 के करीब थी और वो इतना मतलब इंटरेस्ट लेके पेशेंट को देखते थे कि सुबह से हमने सोचा कि वो ज़्यादा देर तक ओपीडी नहीं देख पाएंगे, तो हमने सोचा कि 2 घंटे उनके ओपीडी रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा मतलब सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया और 2 बजे तक लगातार उन्होंने पेशेंट देखा। और सोच लीजिए इस एज में भी उनके अंदर इतना जुनून था। और जब हम पेशेंट देखते हैं तो हमारी आदत हो गई है कि इस प्रोफेशन से हम इस तरह जुड़ गए हैं कि अगर हम पेशेंट ना देखें, अगर सीरियस पेशेंट को ट्रीट ना करें तो हमें मतलब अजीब सा लगता है, चैन नहीं मिलता, कुछ अधूरा सा जी है। लगता है। तो इस बारे में मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जो शुरू में मेरी पोस्टिंग जब यहाँ पे मायाबंदर से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ जीवी पंत हॉस्पिटल में जी, तो 2-3 साल काफ़ी हेक्टिक रहा। और उस समय हम सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट हुआ करते थे पूरे आइलैंड्स के लिए, तो उसमें अगर एक कोई छुट्टी चला जाए तो पूरा लोड दूसरे के ऊपर आता था। तो वैसे ही हुआ, तो मैं अकेला था कुछ दिनों तक, करीब महीने भर अकेला था। तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता था, डेली कॉल आते थे, रात में सोने को नहीं मिलता था, फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आते रहते थे, हॉस्पिटल के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बहुत लंबा ब्रेक लूँगा। अच्छा। तो मैंने 45 डेज़ के लिए, जब हालत सुधरी फैकल्टीज की, तो मैंने 45 डेज़ का छुट्टी लेकर हम गए अपने होम टाउन। तो मेरी वाइफ बनारस की है, तो मैं अयोध्या और होम टाउन दोनों गए। 20 दिन में ही मैं इतना बोर हो गया। अच्छा। कि छुट्टी कट शॉर्ट करके हम 25 डेज़ में ही वापस आ गए। जी। तो फिर मुझे लगा कि अब हमारा ऐसा माइंडसेट हो गया है कि बिना मतलब काम किए, बिना सीरियस पेशेंट को हैंडल किए हमें चैन नहीं मिलेगा। जी। तो एक तरह से रिश्ता बन चुका है आपका पेशेंट के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शिवशंकर जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो पेशेंट आपको देख रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? पेशेंट्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि जैसे हर हेल्थ प्रोग्राम में मैं मैसेज देता आया हूँ, हेल्थ रिलेटेड मतलब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज़, तो उनके दवा बराबर लें, रेगुलर चेकअप कराते रहें। कई बार पेशेंट दवा स्टार्ट करता है लेकिन उसे आराम महसूस होता है तो दवा छोड़ देता है, तो वैसा मत करें। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा डिसकंटिन्यू ना करें। और जो मौसमी बीमारियां वगैरह होती है जैसे बुखार वगैरह हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक घर में देखें। अगर आराम नहीं होता है तो फिर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा आप
फार्मेसी से लेकर मत खाएं, एक्सेप्ट पैरासीटामॉल या विटामिन की दवा। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप बीमार ना हो, और अगर बीमार होंगे भी तो आपका इलाज सही ढंग से हो सकेगा। फॉलो अप करना और रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। मुझे लगता है जो लोग आपको देख रहे होंगे वो ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे और इसी तरह आप निरंतर अपने कार्य करते रहे। ऊपर वाले की कृपा आप पर सदा बना रहे, आप सदा स्वस्थ रहे। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।